गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ प्रोटीन्स, उसकी इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन्स का वर्ल्ड क्या है। हम उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन पहले देंगे। सबसे पहले प्रोटीन वर्ड, प्रोटीन होता क्या है या प्रोटीन्स हम बोलते किसको हैं। तो बच्चों, प्रोटीन जो है एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कंपोज होता है एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से, जो पोजेस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस, या हम इसको बोलते हैं ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। तो प्रोटीन्स किससे बनी होती हैं? वो अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें एक या एक से ज्यादा चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है कि जब 10 या 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो किससे बनी होती है? वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब वर्ड आया मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल आपको पता है, मैक्रो मॉलिक्यूल हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे फिर वो प्रोटीन हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, या कोई सिंथेटिक पॉलीमर इसके अंदर प्रेजेंट हो। तो प्रोटीन जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब वर्ड जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो टर्म है ये ड्राइव हुई थी एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है प्रोटियो। इसका मतलब होता है प्राइमरी या होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटियो का मतलब क्या होता है? प्राइमरी या होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। तो टर्म प्रोटीन जो है वो सबसे पहले प्रपोज की थी बेर्जेलियस ने। वर्ड जो प्रोटीन है वो किसने प्रपोज किया था? बेर्जेलियस ने सबसे पहले प्रपोज किया था। अब प्रोटीन जो है ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग सेल्स का। लिविंग सेल के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का। प्रोटीन जो है ये प्रोटोप्लाज्म का 12% है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो 12% किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। या हम इसको बोलते हैं दे आर द बॉडी बिल्डर्स। हमारे बॉडी को बनाना जो है, या कौन बनाता है? वो प्रोटीन्स ही बनाती हैं। उसके बाद प्रोटीन्स में अब क्या क्या होता है? प्रोटीन्स कंटेन, इसमें कार्बन है, आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, और समटाइम्स इसमें सल्फर भी होता है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो लार्जली कंस्ट्रक्ट होती हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से इसको बनाते हैं। तो इसी तरह आप देखो, जितनी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो नेचर का है वो क्या है कि उसने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज देखिए, आप शेप देखिए, स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, तो हर ऑर्गेनिज्म का इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हर एक का साइज, शेप या स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर हम देखें तो जैसे आप देखो ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें, हस्बैंड और वाइफ हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्पर्म्स और एग रेस्पेक्टिवली। इसी तरह स्पर्म जो है वो ट्रैवल करती है एग के पास, और ट्रैवल कैसे करती है आपको पता है? थ्रू स्पर्म की जो टेल है उसके थ्रू वो ट्रैवल करती है एग तक, और वो एग को फर्टिलाइज कर देती है। उसके बाद जैसे ही एग फर्टिलाइज हो गया तो एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो, जो डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें वो सेवरल स्टेप जो ग्रोथ के वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो भी काम करती है, फंक्शन करती है, वो एज पर इट्स रिक्वायरमेंट करती है कि बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है फंक्शन करती है। तो जो जैसे आपको पता है, जैसे आप जानते हो, जैसे ये स्पर्म मोटिलिटी है कि स्पर्म कैसे ट्रेवल करती है, कहां तक? एग तक। उसके बाद कैसे वो फर्टिलाइज करता है एग को, सेल डिवीजन कैसे होती है, डिफरेंशिएशन कैसे होती है, या जितने भी सेलुलर वर्क्स हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो दे कैन नॉट बी डन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन्स, कि जब तक उनमें प्रोटीन इन्वॉल्व ना हो तो हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस जो हम स्मेल करते हैं, फूड है, हमारी फूड है जो हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं।
आप देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स के कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, शेप ऑफ एनिमल्स हैं, या ह्यूमन ब्यूटी जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन ब्यूटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, या हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम एल्वली टू ब्लड कैपिलरीज ऑफ लंग्स, लंग्स की ब्लड कैपिलरीज तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर ये ऑक्सीजन वहां से ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, ये फिर से एक ग्लोबुलर ब्लड प्रोटीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, उसमें भी कौन इन्वॉल्व है, वो हमारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। कौन सी, हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बॉडी जो है शो रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, बॉडी मसल हमारे इमीडिएटली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है मसल्स के अंदर, वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें भी एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जो मस्कुलर प्रोटीन है, मायोग्लोबिन। तो वो अपना रोल प्ले करती है इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारे फंक्शंस, जैसे फ्रेग्रेंस जो हमने स्मेल की, फूड जो डाइजेस्ट की, ब्यूटीफुल फ्लावर कलर्स, शेप ऑफ द एनिमल्स, ये जो ह्यूमन ब्यूटी हमने ऑब्जर्व की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अच्छा मसल्स का कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करना, ये ऑल पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फंक्शंस रेंडर्ड बाय प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स अपने जो फंक्शंस हैं वो रेंडर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी इनमें से कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इससे आप लोग को पता लगता है कि हमारी जो प्रोटीन्स है कितनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। तो अगर हम वर्ल्ड ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये काफी डाइवर्स और पिक्यूलर है। तो प्रोटीन्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसी है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेवरल थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। जैसे माइक्रोबियल प्रोटीन जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स, जो प्लांट्स में आपको प्रोटीन्स मिलेंगी। इसी तरह जो प्लांट्स की प्रोटीन्स हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमंस। जो एनिमल और ह्यूमंस में प्रोटीन है वो टोटली डिफरेंट किससे हैं, प्लांट प्रोटीन्स है। तो बहुत वक्त से हमारे साइंटिस्ट जो हैं एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम जो ये डाइवर्स फंक्शंस हैं प्रोटीन के उनको हम समझ सकें। क्या है, तो प्रोटीन जो है ये एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करती है। आप जब देखिए किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को कोई शेप उसकी है, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसमें की रोल किसका होता है, हमारी प्रोटीन्स का होता है। जितने भी फेजेस हैं केमिकल फिजिकल एक्टिविटी जो सेल के अंदर होती हैं वो सारी लिंक्ड है किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ। जितने भी वर्क्स हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म है उसमें इंक्लूडिंग आप ह्यूमंस भी लीजिए, या सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स आर प्रोटीन जो आपको सेल्स और टिश्यूज में मिलती हैं। जैसे आप मेटाबॉलिज्म देखिए, आप लोकोमोशन देखिए, आप मूवमेंट करना है, फ्लावर का कलर है, बॉडी टेक्सचर है, शेप है, साइज है, स्मेल है, बॉडी रिस्पॉन्स है, फर्टिलाइजेशन है, सेल डिवीजन है, डेवलपमेंट है, सब में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको यह समझ आया होगा कि प्रोटीन्स का रोल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना इंपॉर्टेंट है, या हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं क्लासिफिकेशन की तरफ चलूंगा प्रोटीन्स की जरा, कि जो प्रोटीन्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, एक तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा है प्रोटीन का, और दूसरा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो प्रोटीन जो है आप यहां पे देख लीजिए दो टाइप की हैं, एक फिब्रिस प्रोटीन्स, दूसरी हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स।
तो अगर मैं फेवरेट प्रोटीन्स की बात करूंगा, फेवरेट प्रोटीन जो है वो दो टाइप के हैं। एक आपको यहां पे सिंपल मिलेगी, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होगी? जो फंक्शन करती हैं इन इंटरेक्शन विद अदर केमिकल ग्रुप, मतलब कोई दूसरा ग्रुप जो है इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ लिंक होगा बाय केमिकल बॉन्डिंग या वीक इंटरेक्शन के साथ, तो तभी ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ अदर केमिकल ग्रुप अटैच्ड। तो ये इंसॉल्युबल है। फिब्रिस प्रोटीन जो है दोनों इंसॉल्युबल है, दो टाइप के हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन्स और सिंपल प्रोटीन्स। और कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात करें तो आपको ये मिलेंगी जैसे चिकन पिगमेंट्स इन चिकन फेदर, उसमें आपको कंजुगेटेड प्रोटीन्स मिलती हैं। इसी तरह आपको सिंपल प्रोटीन्स स्क्लेरो प्रोटीन्स हैं, जैसे कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन आपको मसल्स के अंदर मिलती है। इसी तरह इलास्टिन है, कैराटिन है जो आपको हेयर्स के अंदर मिलेगी, या फिब्रोइन है जो आपको सिल के अंदर मिलती है। तो फिब्रस प्रोटीन्स, प्रोटीन जो है दो टाइप की हैं, फिब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिब्रस प्रोटीन्स फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, कंजुगेटेड एंड सिंपल प्रोटीन्स। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। ग्लोबुलर प्रोटीन फिर से दो टाइप की हैं, एक सिंपल प्रोटीन्स और दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन जो है ये दो टाइप की है फिर से, एक ऐसी प्रोटीन जो वाटर में सॉल्युबल है और दूसरी जो वाटर में इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल वाटर, जो प्रोटीन सॉल्युबल है वाटर में, उनकी बात करें तो हमारे पास सीडोग्लोबुलिन है जो आपको मिल्क और वे में मिलेगी, एल्ब्यूमिन है जो आपको एग, मिल्क या लेग्यूम्स में मिलेगी, प्रोटामाइंस है जो आपको प्लांट सीड्स में मिलेगी, इसी तरह हिस्टोन्स है जो आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगी। तो ऐसी प्रोटीन्स जो इनसॉल्युबल हैं वो आपको प्लांट सीड्स में मिलेंगी जो प्रोटामाइंस हैं, ग्लूटिलिन्स हैं जो राइस में मिलती हैं, इसी तरह यूग्लोबुलिन्स हैं जो ओवा, मसल्स, लीग्यूम्स या सोयाबीन में आपको मिलती हैं। दूसरे टाइप की प्रोटीन की बात करते हैं, वो है हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन। इसमें आती है हमारी क्रोमोप्रोटीन्स हैं जो आपको साइटोक्रोम, ब्लड, हीमोग्लोबिन में मिलती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो आप एग, एल्ब्यूमिन में मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह आपको न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो आपको न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलेंगी, लिपोप्रोटीन है, म्यूकोप्रोटीन है और मेटालोप्रोटीन्स हैं। तो ये है प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। उसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम प्रोटीन के फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो प्रोटीन फंक्शन हमारे डेली लाइफ में होता है कि कैसे कौन सी प्रोटीन्स हमारे डेली लाइफ में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन फंक्शन। अब देखते हो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, जैसे आप एग्जांपल लीजिए मंकीज की। आप मंकीज को देखते हो कि वो कैसे एक ट्री से दूसरे ट्री या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप करते हैं। या आप जिम्नास्टिक्स को लीजिए जो जंपिंग करते हैं, इन एन अमेजिंग वे में जो है जंप करते हैं। आप समटाइम्स क्या होता है कि ह्यूमन जो है कुछ रिमार्केबल एडवेंचरस प्ले जो है वो शो करता है। या आप बच्चों की एग्जांपल लीजिए, चिल्ड्रन जो है वो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर इतने तेजी के साथ दे देते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। या आप दूसरे एग्जांपल लीजिए, डॉग्स हैं जो स्मेल करते हैं पर्सन्स को, और जो चोर चोर वगैरह थीव्स हैं उनको सर्च आउट करने में मदद करते हैं। तो इन सारी चीजों से सबसे इंटरेस्टिंग मिरेकल क्या है, वो है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन जो इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे ग्रास्प करता है, फिर उनको एनालाइज कर देता है, उसको रेस्टोर करता है एज मेमोरी, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम करता है। ऑब्वियसली ये किस वजह से है? दीज फंक्शंस आर डन बाय प्रोटीन्स। ये सारे जो फंक्शन है ये कौन करता है? ये प्रोटीन्स करता है। तो ऐसी स्पीड जिससे ह्यूमन ब्रेन जो है इतने तेजी के साथ ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो ये भी एक वंडर है।
जैसे मान लीजिए कोई मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ब्रेन ने क्विक रेस्पॉन्स दे दिया मेरे चेहरे को कि आप पीछे हट जाइए, क्विकली, इतनी जल्दी से। तो मैं अपने आप को पीछे हटा देता हूं कि मैं इस जो चांटा मुझे पड़ने वाला है मैं उससे बच सकूं। तो स्पीड देखिए आप कि किस स्पीड से ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसी प्रोटीन जो इस तरह की इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं और इस स्पीड से, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है ये आपको मिलेंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, surf present on the plasma membrane, और प्रेजेंस ऑफ सच प्रोटीन्स जो है, जो रिसेप्टर प्रोटीन्स की प्रेजेंस है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, तो ये ही बेस है कि ह्यूमंस जो है उनमें हायर लर्निंग की कैपेसिटी है, जो एक स्पेशल फीचर है अमंग ऑल द क्रिएचर। जो भी हमारे जमीन के ऊपर क्रिएचर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशल फीचर है वो हम इंसानों को दिया है ऊपर वाले ने। तो किस तरह स्ट्रक्चर जो है इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा जो हमारे में इस तरह की फीलिंग्स लाती हैं ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो ये प्रोटीन्स कैसे फंक्शन करती हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी एक्सप्लेन करने बाकी हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी द प्रोटीन डेफिशिएंसी है जिसको माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो जो नेचर्स की गिफ्ट है ह्यूमन को कि प्रोटीन्स देना, इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि अगर इनकी एब्सेंस हमारे बॉडी के अंदर हो या हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी आ जाए तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स हमारे लिए। कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझेंगे। जैसे पहले एग्जांपल मैं लूंगा बीटा थैलेसीमिया। सुना होगा आपने बीटा थैलेसीमिया के बारे में। ये सीवर जेनेटिक फॉर्म ऑफ एनीमिया है, जहां पे क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर हैव एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन कैरिंग जो प्रोटीन है उसका लेवल जो है वो काफी लो हो जाता है हमारे आरबीसीज में, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। अब जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है वो कंसिस्ट होती है 4 डिफरेंट चेन से, या हम उनको सब यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटा चेन उसके अंदर होती है, गामा ए है, गामा जी और एप्सिलॉन है। तो जब हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन लैक करे तो उससे रिजल्ट हो जाता है बीटा थैलेसीमिया, जो अफेक्ट करता है बहुत सारे, मेनली ये बच्चों में इसकी जो इफेक्ट है वो ज्यादा आता है। तो जो भी सफरर है किसका, बीटा थैलेसीमिया डिजीज का, उसके बचने का एक ही रास्ता है कि उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है रिपीटेडली ना करवाए तो उसका बचना जो है वो काफी मुश्किल है। जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर के साथ दिखाऊंगा, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे आरबीसीज हैं, नॉर्मल नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी प्लेटलेट्स हैं जो येलोश कलर में है, रेडिश कलर में आपको रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे और व्हाइट कलर में आपको व्हाइट ब्लड सेल्स दिखेंगे। ये नॉर्मल है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, देखिए आप, मॉल फॉर्मड रेड ब्लड सेल्स, कि रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब अलग से हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उस तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर नॉर्मल तरीके से। दूसरी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जो जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज एंड प्रियॉन्स। मैमल्स में क्या है कि बहुत सारी रेयर डिजीज हैं, जैसे डीजनरेट, ब्रेन का डीजनरेट हो जाना एक डिजीज है। ये अरोज होता है किसकी वजह से, ब्रेन क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। किस वजह से, कि प्रोटीन जो है मिसफोल्डेड हो जाती है।
अब प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स जो है स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो मिसफोल्ड हो जाती है। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखोगे वो है हमारी मैड काउ डिजीज, जो 1996 में यूरोप में ये बीमारी जो है वो निकल के आई थी। सिमिलर डिजीज अगर ह्यूमन के अंदर हम देखेंगे तो कुरू है, कुरू, या शीप के अंदर स्क्रैपी है, जिससे क्या हो जाता है कि जो सफरर है जिसमें ये डिजीज हो गई, अल्टीमेटली उसकी रिजल्ट क्या होता है कि डेथ हो जाती है। तो एसबी प्रूजनर एक साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला 1997 में। उन्होंने डिस्कवर किया प्रियॉन प्रोटीन इन ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन की उन्होंने डिस्कवरी की जिसका नाम था प्रियॉन प्रोटीन। अब डिजीज अकर्स जब क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है विच अंडरगोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इनटू प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी। एससी जो है ये क्या होता है कि जब नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं और वो चेंज हो जाता है प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी के अंदर। तो इससे क्या हो जाता है कि एक डिजीज आ जाती है शीप के अंदर और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो प्रियॉन प्रोटीन है अभी तक ना तो इसका स्ट्रक्चर ना तो इसका फंक्शन जो है वो अभी तक पता है। अगर हम उसकी डिटेल की बात करें तो डिटेल में ना तो इसका स्ट्रक्चर का पता है ना इसके फंक्शन का पता है। इसी तरह एक और डिजीज है जो प्रोटीन्स के रिलेटेड जो फंक्शन है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने सुना होगा। जो भी बच्चे सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं उनमें क्या होता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो डिफॉर्मेड कंडीशन में होते हैं। मतलब उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये रिलेटेड है बीटा थैलेसीमिया के, कि ड्यू टू म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, की हीमोग्लोबिन प्रोटीन की जो बीटा चेन है उसमें म्यूटेशन आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर जो हो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसीज इसमें क्या हो जाते हैं, इलांगेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं सिकल शेप स्ट्रक्चर। जैसे आपने घरों में आप लोगों के होता है कि सिकल दराती जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम फसल वगैरह काटते हैं, तो उस टाइप का, या आप लीजिए कामा शेप जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, आरबीसीज का। तो जिससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मैं इसकी आपको ये दिखाऊंगा, ये आप देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं यहाँ पे, ये जो है ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और आप देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर इसकी जो ट्रांसपोर्ट है बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही है। लेकिन जब इसमें क्या हो गया कि कोई डिफॉर्मिटी इसमें अंदर आ गई, देखिए इसका जो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो गया, सिकल शेप्ड हो गया, मतलब कामा शेप्ड हो गया। अब देखिए जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं इसमें, वो नॉर्मल जो है सिकल सेल जो है ये ब्लॉक कर रहा है ब्लड फ्लो को। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा है, और ये सिकल शेप जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के ये जो ब्लड है वो पहुंच नहीं पा रहा है, और अल्टीमेटली ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है, और ऑर्गन के डेथ होने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। बहुत बहुत सारे केसों में जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, डाइड ड्यू टू दिस डिजीज। बोला जाता है कि ये जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये एंडेमिक है टू सर्टेन एरियाज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत सारे एरिया में। एंडेमिक का मतलब क्या हो गया, जो डिजीज रेगुलरली किसी पर्टिकुलर लोगों में या किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है। अब होता क्या है कि अब देखो बीटा चेन में कैसे इसकी चेंज आ जाती है। अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन को लेंगे तो उसकी जो बीटा चेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो 6th अमाइनो एसिड है, अब आपको यह पता होगा कि हम अमाइनो एसिड्स की नंबरिंग कैसे करते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। आपको पता है कि एक एंड पे प्रोटीन स्ट्रक्चर के एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एंड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है।
जिस एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल एंड, और जिस पे आपका अमाइनो ग्रुप होता है NH2 उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल एंड। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर नंबरिंग होती है अमाइनो एसिड की, वो हमेशा एन टर्मिनल एंड से होती है। अमाइनो ग्रुप जिस एंड पे होगा NH2 ग्रुप, उस साइड से उसके साथ वाला जो पहला अमाइनो एसिड होगा उसको हम 1 बोलेंगे, उसके नेक्स्ट सेकंड थर्ड वहां से नंबरिंग होगी। तो अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसमें 6th जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब इस आरबीसीज में चेंज आ जाती है, हीमोग्लोबिन में चेंज आ जाती है, ये इस बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाती है, तो होता क्या है कि जो सिकल सेल आरबीसीज हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 6th अमीनो एसिड की पोजीशन वैलिन ले जाता है, मतलब म्यूटेशन हो गई। होना वहां ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन म्यूटेट होने की वजह से उसकी जगह वैलिन ने ले ली। तो ये चेंज जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट में हो गई, वो इफेक्ट करेगा उसके फिनोटाइप को भी, फिजिकल कंडीशन को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इससे आपको पता लगता है कि प्रोटीन्स जो है कितनी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक है हमारे पास सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको SCID भी बोला जाता है। क्या होता है इसके अंदर कि बेबी जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें एक एंजाइम जो है लैक करती है, मतलब एब्सेंट होती है। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसाइन डीएमिनेस। तो जब बच्चों के अंदर एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम लैक करे या एब्सेंट हो, तो उनको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इस टाइप के बच्चे जो हैं जिनमें इस टाइप की डिजीज हो जाती हैं, उनका बचना काफी मुश्किल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अब जीन थेरेपी जो है हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम रेट्रोवायरस अप्लाई करते हैं फॉर इट्स ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम रेट्रोवायरस का भी इस्तेमाल करते हैं। अब रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? ऐसा ग्रुप है आरएनए का, कोई भी ग्रुप लीजिए आरएनए वायरसेस का, जो क्या करता है कि अपनी डीएनए कॉपी ऑफ द जीनोम जो है उसको क्या करता है इनटू द होस्ट सेल। वो क्या करता है कि उसको कॉपी करता है डीएनए कॉपीज अपने जीनोम से इनटू द होस्ट सेल, कि ये क्या कर सके, ये उसके अंदर रेप्लिकेट कर सके, उस जीनोम के अंदर क्या कर सके, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन शो कर सके, मतलब अपनी बहुत सारी कॉपीज जो है ये बना सके। तो इस जैसे इसमें आप एग्जांपल, हमारे पास एक HIV वायरस, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था कि ये प्रोवाइड करे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, कि ह्यूमन जो जीनोम है, जो जितना भी जो जीन्स है ह्यूमन की, उनकी सीक्वेंसिंग हम कर सकें। तो अभी तक 33,000 जीन्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो 33,000 से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है इनको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम कोई प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड करेंगे, जिसको हम फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, या हम उसमें शुगर ग्रुप ऐड कर देंगे जिनको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, तो उससे प्रोटीन्स का जो नंबर है वो ज्यादा हो सकता है। आप देखो डिफरेंट सेल्स, टिश्यू, इवन सब सेलुलर ऑर्गेनेली जो है उनमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा आपको, हिस्टोन है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर है, इसी तरह आप एल्ब्यूमिन जो है वो एग्स के अंदर है, प्रोटाएमाइन जो प्लांट सीड्स के अंदर है, कैराटीन जो हेयर्स के अंदर है, कोलेजन इन मसल्स के अंदर है। तो इनकी जो है वो ऑलरेडी सीक्वेंसिंग जो है, कुछ प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन जो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाए, या हम उनको बोले वो प्रोटीन जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, ऐसी प्रोटीन्स को हम इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बोलती हैं।
ये प्रोटीन्स एसोसिएट होती है किसके साथ? सेल ऑर्गेनेलीज के साथ, और ये एक्ट करती हैं एज एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, तो ये एक्ट करती हैं एंजाइम जो रिएक्शन को क्या करती हैं, रिएक्शंस कर देती है एंजाइम्स, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपना रोल अदा करती हैं। तो इसी तरह अगर आप दूसरी साइड से देखें, एस प्रोटीन्स कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं आउटसाइड द सेल। जो आउटसाइड द सेल होती हैं प्रोटीन्स, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। अब ये जो बाहर वाली साइड से होती है प्रोटीन्स, ये इंटरेक्ट करती हैं दूसरी प्रोटीन्स के साथ, चाहे वो डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, मेटल आयंस के साथ, शुगर्स, लिपिड्स एटसेट्रा के साथ। तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जितने भी सेल्स के फंक्शन होते हैं उनमें प्रोटीन जो है अपना एक विटल रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ईच और एवरी प्रोटीन, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो भी है वो सारे उसको उनको कंट्रोल करता है एक रेगुलेटरी यूनिट्स, हम उसको बोल सकते हैं जीन। जीन जो है वो उनको टोटली क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ ईच प्रोटीन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम फ्यू सेकंड टू आवर्स, इवन मंथ्स और इवन ईयर्स। जैसे अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ एक नई टर्म आ गई, एक जनरल टर्म है। इसको हम बोलते हैं कि ऐसा टाइम जिसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज होता है बाय 50%। मतलब मान लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बल्क ऑफ समथिंग, मान लीजिए आप मान लीजिए 100 प्रोटीन मॉलिक्यूल हमने लिए। हम मानते हैं कि इस प्रोटीन का हाफ लाइफ टाइम जो है वो 1 घंटा है। तो क्या होगा कि आफ्टर 1 आवर आप देखोगे कि जो 100 प्रोटीन मॉलिक्यूल थे वो खाली कितने रह जाएंगे, 15 मॉलिक्यूल जो है वो बाद में रह जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमने की, इसने क्या किया कि एक जो हर जीन के लिए कौन सी प्रोटीन जो है वो काम आती है, कौन सी प्रोटीन किसको एनकोड करती है, वो हमें उससे समझ आ गया। जिसका हमने क्या किया कि हमने जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस हैं उनके लिए हमने उसको रेमेडी एज यूज की, जिससे हम क्या कर सकें कि उस डिजीज, जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस हैं उनका हम कोई सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें, और आज थ्रू जीन थेरेपी हम वो चीजें कर भी पा रहे हैं। लेकिन ये सब किस वजह से, जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हमने की कि किस प्रोटीन के लिए कौन सी जीन है और किस जीन के लिए कौन सी प्रोटीन जो है, जीन जो है वो एनकोड करती है। तो अभी तक देखा जाए तो 17,000 प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। लेकिन इन 17,000 प्रोटीन्स में से हम जो फंक्शन है प्रोटीन के बहुत कम के जानते हैं। बहुत कम प्रोटीन्स हैं जिनके फंक्शंस हमें पता है। तो ये फर्दर चैलेंजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए कि एक तो कि हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करें, जितने भी सेल टाइप्स या टिश्यूज जो एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोटीन्स को, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा है कि हम हर प्रोटीन क्या रोल अदा कर रही है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है, उसको हम समझ सकें, या उसका रिलेशन बिटवीन प्रोटीन एंड डिजीज, कि किस डिजीज में किस प्रोटीन का क्या रोल है। तो जब हमें ये चीज पता लग जाएगी तो हमारे पास जो है इस इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी डिजीजेस बाकी हैं, उनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डिजीज है प्रियन। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ ये समझा दिया कि प्रोटीन्स का कितना अहम रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए। विदाउट प्रोटीन्स हम कुछ भी नहीं है, हम जिंदा ही नहीं रह सकते विदाउट प्रोटीन्स। और हमने पढ़ा थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी सॉल्युबिलिटी इन द वाटर कैसी है। तो ये थी आज इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू।